नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आपका एग्जाम हॉल में। और आज हम चर्चा करेंगे 2 अगस्त के द हिंदू न्यूज़पेपर का हम करेंगे कंप्लीट एनालिसिस। और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की खबर को। दोस्तों शुरू करते हैं, सबसे पहले हम अपने प्यारे पड़ोसी पाकिस्तान की बात करते हैं। दोस्तों हाल ही में पाकिस्तान के जो बॉर्डर इलाके हैं वहाँ पे आतंकवादी गतिविधियां बहुत तेज हो गई हैं और वहाँ के सिविलियंस की काफ़ी जाने जा रही हैं। तो इसी पे आज हम डिस्कस करेंगे कि हमने आपने थंबनेल में भी देखा होगा मैंने लिखा है ट्रबल्ड बॉर्डर विद अफगानिस्तान। दोस्तों पाकिस्तान के खैबर पख्तून क्षेत्र में आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें लगभग 54 लोग मारे गए और 200 से अधिक लोग घायल हुए। और दोस्तों ये अफगान के साथ देश के सीमा क्षेत्र में गंभीर रूप से बिगड़ते हुए सुरक्षा स्थिति की याद दिलाता है। दोस्तों अगस्त 2021 में भी तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया गया और पाकिस्तान में तभी से आतंकवाद की जो घटना है वो बढ़ती जा रही है। अब दोस्तों जनवरी में खैबर पख्तून के प्रांतीय राजधानी पेशावर में, जो खैबर पख्तून है दोस्तों उसकी जैसे स्टेट है वहाँ का खैबर पख्तून, वहाँ का जो कैपिटल है वो है पेशावर। तो खैबर पख्तून के पेशावर में एक मस्जिद में तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जिसे पाकिस्तान तालिबान भी कहते हैं, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, इसको पाकिस्तान तालिबान भी कहते हैं, वहाँ का एक आतंकवादी ग्रुप है। और उसने एक हमला किया जिसमें 74 लोग मारे गए और जिनके अफगान तालिबान के साथ घनिष्ठ वैचारिक संबंध हैं दोस्तों, लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल रूप से ये अलग अलग हैं। तो ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान और ये जो दोस्तों अफगान तालिबान है, अफगानिस्तान का जो तालिबान, जो करंट डिस्पेंसेशन वहाँ की जो गवर्नमेंट है, ये दोनों के वैचारिक संबंध तो हैं लेकिन ये दोनों ऑर्गेनाइजेशनली अलग अलग हैं। अब दोस्तों एक और महीने, उसी के जस्ट एक महीने बाद वहाँ एक और धमाका होता है, एक और हमला होता है जिसमें 100 से अधिक लोग मारे गए जाते हैं। तो देख सकते हैं आप दोस्तों, जो खैबर पख्तून प्रोविंस है जो पाकिस्तान से लगा हुआ है, वहाँ पे कितने कितनी कितनी मतलब अनस्टेबिलिटी हो चुकी है और वहाँ लॉ का कितना ब्रेकडाउन हो चुका है। और आतंकवादी घटनाएं तालिबान के टेक ओवर करने के बाद वहाँ बढ़ती जा रही हैं। अब देखिए दोस्तों पाकिस्तान तालिबान जो है वो जो हमले हो रहे हैं, जो अभी हाल ही में हमला हुआ, वो उस हमले की जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया। तो अब इसमें एक नया किरदार आ गया है, वो है इस्लामिक स्टेट खुरसान। तो इस्लामिक स्टेट खुरसान वही है जो अभी हाल ही में पाकिस्तान के सत्तारूढ़ गठबंधन में जो प्रमुख सदस्य मौलाना फजलुर रहमान के नेतृत्व वाली कट्टरपंथी जमाती उलेमा इल इस्लामी फजल मतलब JUIF, जो इनकी पार्टी है JUIF, उनके एक राजनीतिक मतलब एक पॉलिटिकल जो वहाँ पे जो पॉलिटिकल जो रैली थी उसमें इसने हमला किया IS खुरसान ने, क्योंकि IS खुरसान जो है वो JUF की नीतियों का बहुत ही विरोध करती है और इसकी कट्टर दुश्मन है। और तब प्रांतीय पुलिस, वहाँ की जो प्रोविंशियल पुलिस है, उसने भी कहा कि भैया ये जो हमला हुआ है ये मौलाना साहब के जो रैली में वो ये IS खुरसान नहीं करा है। तो अब देखिए दोस्तों पाकिस्तान तालिबान तो एक था ही, अभी IS खुरसान भी एक आ गया है पिक्चर में। तो आप देख सकते हैं कि वहाँ की जो कानून व्यवस्था है कितनी बिगड़ती जा रही है। तो अब आप एक तरह से देखा जाए तो पाकिस्तान जो है वो अब अपने जियोपॉलिटिकल गोल्स के लिए इस्लामिक चरमपंथियों का समर्थन करने की अपनी दशक पुरानी रणनीति की भारी कीमत चुका रहा है दोस्तों। अफगानिस्तान के कम्युनिस्ट विरोधी गृहयुद्ध के दौरान दोस्तों, अफगानिस्तान में जब कम्युनिस्ट जो गृहयुद्ध चल रहा था जिसमें रशिया ने पार्ट लिया था, पाकिस्तान ने उस समय हथियारों और प्रशिक्षण के साथ मुजाहिदीन का समर्थन किया था। और 1990 के दशक की शुरुआत में मुजाहिदीन के गृहयुद्ध के दौरान पाकिस्तान ने उभरते तालिबान का भी समर्थन किया था, जो अभी वहाँ पे सत्तारूढ़ है, मतलब जो वहाँ पे अभी पावर में है। और दोस्तों 2001 में जब अमेरिका ने तालिबान के ऊपर आक्रमण किया, अफगान तालिबान के ऊपर आक्रमण किया और तालिबान को वहाँ से उखाड़ फेंका, तो पाकिस्तान ने उस समय डबल स्टैंडर्ड्स खेले दोस्तों। और उस समय दोस्तों अमेरिका के युद्ध में तो वो शामिल हुआ ही, फिर भी वो तालिबानी जो टेररिस्ट हैं उनको पनाह देता रहा, उनको शेल्टर देता रहा। और पाकिस्तान के सक्रिय समर्थन के बिना देखिए दोस्तों अभी तालिबान की जो गवर्नमेंट वहाँ पे रूल कर रही है वो कभी रूल न कर पाती, कभी पावर में ना आती। लेकिन दशकों के गृहयुद्ध ने अफगान पाक क्षेत्र को, जो मुस्लिम युवा हैं दोस्तों, जो पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर में जो मुस्लिम युवा हैं उनको
कट्टरपंथी बना दिया है, एक्सट्रीमिस्ट बना दिया, और जिससे पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के लिए अब सुरक्षा का खतरा पैदा हो गया है। अब दोस्तों आप 2014-15 में पाकिस्तान तालिबान को कुचलने के लिए सीमा क्षेत्र में बहुत सारे तलाशी अभियान चलाया, ऑपरेशन चलाए, लेकिन अब ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी ने उनको पाकिस्तानी भाइयों को प्रोत्साहित किया है, और आईएस के मतलब इस्लामिक स्टेट खुरासान को काबुल में जो तालिबान शासन है उसको सबसे शक्तिशाली दुश्मन माना जा रहा है। मतलब अब जो पाकिस्तान तालिबान को तो अफगानिस्तान समर्थन करती है, लेकिन अब ये जो नया आया है इस्लामिक स्टेट खुरासान, ये न सिर्फ पाकिस्तान स्टेट का बल्कि जो वहाँ अफगान तालिबान है उसका भी कट्टर दुश्मन है। ये कट्टर इस्लामिक है दोस्तों। ये चाहते हैं कि जो अफगानिस्तान है और जो पाकिस्तान है दोनों को एक कट्टर इस्लामिक स्टेट बनाया जाए, जैसे कि सीरिया में ये चाहते थे। तो अब जो दोस्तों पाकिस्तान में देखिए इस समय बहुत ही ज़बरदस्त राजनीतिक गतिरोध चल रहा है और वहाँ की अर्थव्यवस्था भी बहुत बिगड़ रही है। तो अब इस केस में अब पाकिस्तान को 3 मोर्चों पे लड़ना है। एक वहाँ की जो सिविल वॉर होने की जो स्थिति आ गई है पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, दूसरा इकोनॉमिक क्राइसिस जो चल रहा है वहाँ पे, और अब तीसरा जो बॉर्डर एरियाज़ में ये जो मिलिटेंट की एक्टिविटीज़ हो रही हैं उससे। दोस्तों पाकिस्तान देखिए, तो ये सब प्रॉब्लम्स पाकिस्तान में दोस्तों चल रही हैं, और ये उसकी जो इसके जियोपॉलिटिकल गोल्स के लिए अपने ये जो इस्लामिक कट्टरपंथियों का यूज़ करता था इंडिया के अगेंस्ट और अलग अलग एरिया में ईरान के अगेंस्ट, अब वो इसी का नतीजा है कि जब अफगानिस्तान में तालिबान सरकार आ गई है तो ये जो बॉर्डर एरियाज़ हैं जो कि अफगानिस्तान के हिसाब से बॉर्डर एरियाज़ क्लियरली डिफाइंड नहीं हैं, और ये इनको मानता नहीं है। अफगानिस्तान जो है दोस्तों दुरन लाइन कहते हैं उसको, दुरन लाइन, पाक अफगान बॉर्डर को दुरन लाइन कहते हैं। ये इसको मानता नहीं है, और अफगानिस्तान में इस एरिया में जो पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर है जो बहुत ही ट्रबल्ड एरिया है, और यहाँ पे बहुत सारे टेररिस्ट कैंप्स हैं। जो युवा हैं उनको टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में ट्रेन किया जाता है, और वो पाकिस्तान में इन्फिल्ट्रेट करके इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, जिससे पाकिस्तान में एक गंभीर सुरक्षा की चुनौती पैदा हो गई है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, पहले पाकिस्तान क्या करता था, कश्मीर में टेररिस्ट भेजा था, वो तो अभी भी भेजता है खैर, लेकिन इंडिया की जो एकदम प्रबल मिलिट्री एक्शन से और टेक्नोलॉजी के यूज़ से इन्फिल्ट्रेशंस काफ़ी कम हो गए हैं, और कोई इन्फिल्ट्रेट करता भी है तो वो मात्र 24 घंटे का मेहमान रहता है, उसके बाद उसको मार दिया जाता है। तो इसकी वजह से अब टेररिस्ट एक्टिविटी कम हुई है, लेकिन जो पाकिस्तान जो कि खुद एक डीप इकोनॉमिक क्राइसिस में जा रहा है, वहाँ टेररिस्ट एक्टिविटी बढ़ रही, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी में उन्होंने कभी इन्वेस्ट नहीं किया, ये खाली न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में इंटरेस्टेड थे, और अब यहाँ सिविल वॉर के स्थिति में ये पूरा देश आ चुका है। इकोनॉमिक क्राइसिस इस देश में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और यहाँ के इनकी जो ब्लीड इंडिया विथ 1000 कट्स वाली जो नीति थी उसका ये अब देख रहे हैं खुद ही शिकार हो रहे हैं। तो ये दोस्तों एक डिजिटल एडिशन में द हिंदू की ये खबर थी, तो मैंने इसको आपसे डिस्कस किया। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप देखिए, हमारे देश के लिए गर्व की एक बात हो गई है कि चंद्रयान 3 जो है वो अब लूनर ट्रांसफर ट्राजेक्टरी में पहुंच गया है। लूनर ट्रांसफर ट्राजेक्टरी मतलब कि अब ये अर्थ की जो ऑर्बिट है उसको छोड़ के अब वो मून की तरफ बढ़ गया है। तो अभी तक कैसे कैसे ये अर्थ का चक्कर लगाया और कैसे कैसे ये मून की तरफ जा रहा है, ये पूरी चीज़ें हम देख लेते हैं। तो देखिए, जुलाई 14 को दोस्तों जो चंद्रयान 3 है स्पेसक्राफ्ट, उसको LMV-3M4 से लॉन्च किया गया था। कहाँ से? श्रीहरिकोटा से। और इसका क्या लॉन्च किया गया था दोस्तों? इसका इंटीग्रेटेड मॉड्यूल, जिसमें लैंडर मॉड्यूल था, एक प्रपल्शन मॉड्यूल था और लोअर था, और इसको एलिप्टिकल पार्किंग ऑर्बिट जिसकी साइज 170 इंटू 36,500 किलोमीटर है उसमें डाल दिया गया था। ठीक है दोस्तों। फिर 15 जुलाई को दोस्तों ये पहला मैनूवर जो है चंद्रयान 3 का 41,762 किलोमीटर इंटू 173 किलोमीटर ऑर्बिट में कंप्लीट हो गया। मतलब ये पहला मैनूवर, मतलब ये वाला जो है। उसके बाद जुलाई 17 को इसका दूसरा मैनूवर कंप्लीट हुआ। फिर दोस्तों जुलाई 18 को इसका तीसरा मैनूवर कंप्लीट हुआ। जुलाई 20 को इसका चौथा मैनूवर कंप्लीट हुआ, और फाइनली जुलाई 25 को इसका पांचवा मैनूवर में ये चला गया। और अब ये 1 अगस्त को दोस्तों ये आ गया है आपके लूनर ट्रांसफर ट्राजेक्टरी में। अब ये दोस्तों लूनर ट्रांसफर ट्राजेक्टरी जो है इससे ये मून की तरफ अपनी यात्रा शुरू कर दिया है। और अब ऐसा कहा जा रहा है कि
अगस्त 5 तक, ये जो चंद्रयान 3 है अगस्त 5 तक ये मून के ऑर्बिट में पहुंच जाएगा, मून का चक्कर काटना ये शुरू कर देगा। और अगस्त 23 को एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये जो हमारा लैंडर और रोवर है वो मून पे लैंड करेंगे। तो ये अभी तक का दोस्तों जो चंद्रयान का पूरा जो यात्रा है वो मैंने आपको बताया है। और इस समय ये यहाँ पे ट्रैजेक्टरी में है, लूनर ट्रांसफर ट्रैजेक्टरी में, और इस ट्रैजेक्टरी को फॉलो करते हुए वो अब लूनर ऑर्बिट में जा रहा है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि इस बार हम जो 4 देशों का क्लब है जिसने अभी तक मून पे सॉफ्ट लैंडिंग की है उसमें इंडिया शामिल हो जाए, और वो इंडिया चौथा देश बन जाए। और वो 3 देश कौन से हैं दोस्तों? यूएस, चाइना और रशिया। तो उम्मीद करते हैं कि चौथा देश अब इंडिया बन जाए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों जीआई टैग के बारे में बात करते हैं। राजस्थान, यूपी और गोवा, राजस्थान, यूपी और गोवा से कुछ आइटमों को जीआई टैग दिया गया है। तो देखते हैं कौन कौन से आइटम है दोस्तों। राजस्थान से है जालेसार धातु शिल्प, मेटल क्राफ्ट है दोस्तों ये, राजस्थान से जालेसर धातु शिल्प। फिर गोवा का मारकुंड मैंगो, दोस्तों ये गलती से गोवा का मारकुंड मैंगो इसमें आ गया है राजस्थान में, आप देख लीजिएगा इसको। फिर गोवा का बेबिनका, फिर उदयपुर कोफ्तागिरी मेटल क्राफ्ट, फिर बीकानेर काशी ढंगड़ी क्राफ्ट, जोधपुर का दोस्तों भंडेज क्राफ्ट और बीकानेर उस्ता कला क्राफ्ट, ये सारी चीज़ों को दिया गया है जीआई टैग। ये दोस्तों 7 आइटम्स हैं, इसमें से 4 जो हैं वो राजस्थान के हैं। वो सातों मैंने राजस्थान में लिख दिया दोस्तों, ये गलती से हो गया, लेकिन आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा ये पीडीएफ में। अब देखिए दोस्तों गोवा से क्या है, मारकुंडा मैंगो और गोवा बेबिनका। गोवा बेबिनका क्या है दोस्तों? एक डेजर्ट है, मतलब मीठा व्यंजन है जो कि गोवा में फेमस है। और उत्तर प्रदेश से दोस्तों क्या क्या है, जालेसार धातु शिल्प, सॉरी दोस्तों, जालेसार धातु शिल्प, जैसे कि घुंघरू। धातु शिल्प क्या है दोस्तों? धातु शिल्प में सॉरी धातु शिल्प में क्या क्या आता है दोस्तों? धातु शिल्प में आता है आपका धातु शिल्प में आपका आता है जैसे बेल्स हो गए, घंटियां हो गई और घुंघरू हो गए, जो धातु के बनते हैं। तो ये जालेसार धातु शिल्प में ये आ गया जिनको जीआई टैग मिला है। अब दोस्तों जीआई टैग की बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों जीआई टैग कोई भी ऐसे वस्तु को दी जाती है जिसका नाम या जो साइन होता है वो एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लोकेशन को दर्शाता है, जैसे कि दार्जिलिंग टी, कांचीपुरम सिल्क, ये क्या करते हैं, ये एक पर्टिकुलर लोकेशन को दर्शाते हैं। और जीआई टैग क्या इंश्योर करते हैं कि जो ऑथराइज्ड यूज़र हैं और उस एरिया में जो लोग रिसाइड करते हैं वही उसको बनाएं और उसका प्रचार प्रसार करके उससे जो भी बेनिफिट होता है वो कमाएं, और किसी को यूज़ करने की अनुमति उसको नहीं होती है। और ये जो अनुमति है कितने साल के लिए दी जाती है दोस्तों? 10 साल के लिए। अब देखिए दोस्तों लीगल फ्रेमवर्क क्या है इसमें। लीगल फ्रेमवर्क है इसका है द जोग्राफिकल इंडिकेटर ऑफ गुड्स एक्ट 1999। ये एक्ट के से ही जो जोग्राफिकल जीआई टैग्स हैं वो लोगों वो अलग अलग वस्तुओं को प्रोवाइड किए जाते हैं। और ये गवर्न कहाँ से होता है दोस्तों? इसका लेआउट कहाँ से मिला है? WTO एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लाइफ, ट्रिप्स का जो ये एग्रीमेंट है यहाँ से इसका लेआउट लिया गया है। और दोस्तों ये जो मतलब इंडिजीनियस कंपोनेंट्स हैं उनको बचाने के लिए बहुत ही लैंडमार्क ये एक एक्ट है, जिससे कि जो लोकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनको बनाने में, उनके प्रचार प्रसार में वहाँ की लोकल कम्युनिटीज़ को मदद मिलती है। और दोस्तों ये जो मतलब पेरिस कन्वेंशन में आर्टिकल 1.2 है, इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को एक्नॉलेज करती है। और ये कहती है कि जो भी लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनका पूरा राइट होना चाहिए उनके जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उसको बेचने में और उससे जो प्रॉफिट्स उनको मिलते हैं उसको शेयर करने में। तो ये सारी दोस्तों बात थी जीआई की। जीआई किस एक्ट से गवर्न होता है, कितने साल के लिए होता है। एक इंटरेस्टिंग बात दोस्तों आपको मैं और बताना चाहूँगा इसमें कि जीआई किसने दिया, कौन देता है। तो यहाँ ज्योग्राफिकल इंडिकेटर रजिस्ट्री चेन्नई ये जीआई टैग प्रोवाइड करती है आफ्टर ड्यू डिलीजेंस, मतलब आफ्टर जब वो पूरा जांच पड़ताल कर लेती है कि हाँ ये एक यूनिक प्रोडक्ट है, इस एरिया का है, तो ये
जो ऑर्गेनाइजेशन है ज्योग्राफिकल इंडिकेटर रजिस्ट्री चेन्नई में जो है वो इसको जीआई टैग प्रदान करती है और इस रजिस्ट्री में नोट हो जाता है, मेंशन हो जाता है कि भाई ये प्रोडक्ट यहाँ यहाँ के हैं जिनको जीआई टैग मिला है। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं दोस्तों आईआईएम बिल पे। ठीक है दोस्तों, आईआईएम बिल पे जो 2023 में आईआईएम अमेंडमेंट बिल आया है उस पर वो काफ़ी कंट्रोवर्सी मची हुई है, क्योंकि गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफ़ी पावर अपने पास ले ली है। तो देखते हैं अभी 2023 का एक्ट 2017 के एक्ट से कैसे डिफरेंट है और क्या क्या पावर ले लिया। देखिए दोस्तों, 2017 का एक्ट था, उसमें जितने भी की अपॉइंटमेंट थे चेयरपर्सन का, बोर्ड मेंबर्स का, डायरेक्टर का, वो एक कोऑर्डिनेटेड फोरम से होता था आईआईएम के, और वो कोऑर्डिनेटेड फोरम किसके कंट्रोल में होता था? बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के। तो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ही जो थे वो होल एंड सोल थे और उनके जो चेयरमैन चाहते थे वही होता था। लेकिन 2023 का जो बिल है वो जो ये कन्वेंशन था इसको चेंज कर दिया। अब एक पोस्ट क्रिएट किया गया है विजिटर कौन होगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और अब ये क्या क्या करेंगे, किसको किसको अपॉइंट करेंगे? ये जो बोर्ड ऑफ गवर्नर की बात मैं कर रहा था उसके चेयरपर्सन को अपॉइंट करेंगे। ये जो सिलेक्शन कमेटी है डायरेक्टर को जो सेलेक्ट करती है उसमें वो एक नॉमिनी को अपने अपॉइंट करेंगे। मतलब जो प्रेसिडेंट है वो अपने एक नॉमिनी को सिलेक्शन कमेटी में अपॉइंट करेंगे। वो सिलेक्शन कमेटी जो डायरेक्टर का चुनाव करेगी, और फिर वो कोऑर्डिनेशन फोरम जो है उसके चेयरपर्सन का भी चुनाव करेंगे, और जितने भी डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट है वो सबको अप्रूव करेंगे। कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आप देख सकते हैं कि सारे अपॉइंटमेंट रिलेटेड जो मुद्दे हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हाथ में ले ली है। और जो प्रेसिडेंट है दोस्तों, वो इंक्वायरी कमेटी की किसी भी रिपोर्ट को, किसी भी इंक्वायरी कमेटी के जो प्रोसीडिंग्स है उसको रिव्यू कर सकते हैं, और वो अगर चाहें तो डायरेक्टर को अपने आप अपने सुओ मोटो कॉग्निजेंस से रिमूव भी कर सकते हैं। ऐसा क्यों हुआ है दोस्तों? ऐसा इसलिए हुआ है कि हाल ही में जो आईआईएम के जो प्रोफेसर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने जो वहाँ के डायरेक्टर की डायरेक्टर जो अपनी मनमानी करते थे उसके अगेंस्ट काफ़ी आवाज़ उठाई। जैसे अभी हाल ही में जो आईआईएम अहमदाबाद है वहाँ पे एक बहुत ही पुरानी स्टैचू थी, जो मतलब बहुत ही सिग्निफिकेंट स्टैचू थी स्कल्पचर के फील्ड में, उसको डिमोलिश कर दिया और आईआईएम अहमदाबाद का लोगो चेंज कर दिया। तो इस पे जो आईआईएम अहमदाबाद के टीचर्स थे, फैकल्टी थे और स्टूडेंट्स थे, उन्होंने बहुत ही विरोध किया इसका, लेकिन जो वहाँ के जो डायरेक्टर थे बोर्ड ऑफ गवर्नर के, उन्होंने नहीं माना। और इसी तरह से जो आईआईएम कलकत्ता है वहाँ पे भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डायरेक्टर जो थे, उनका चेयरपर्सन जो थे उनकी, और जो डीन थे कॉलेज के, वो उन लोगों की मनमानी से वहाँ के स्टूडेंट और फैकल्टीज परेशान थे। तो इसी तरह आईआईएम रोहतक, आईआईएम बैंगलोर, अलग अलग जगह के केसेस गवर्नमेंट के कॉग्निजेंस में आ रहे थे, जिससे गवर्नमेंट ने ये तय किया कि भैया ये जो 17 का लेजिस्लेशन जो इन लोग को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को ओवरवेलमिंग पावर दे देता है, अब उसको हम लोग चेंज करेंगे और 2023 का बिल ले आएंगे जिसमें सारे पावर्स प्रेसिडेंट के पास कंसंट्रेट हो जाएंगे। और अब जो वहाँ की जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की एक्टिविटी है और कॉलेज जैसे को किस तरह से चलाया जा रहा है, उस सब चीज़ों पे अब सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा। तो दोस्तों यही था यही था 2023 आईआईएम अमेंडमेंट बिल लाने का मेन रीज़न। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, होलोसीन क्लाइमेट की बात की गई है दोस्तों। पिछले वीडियो में मैंने जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है उसके बारे में चर्चा की थी। तो उसमें एक होलोसीन एपॉक था, जिसमें जो करंट एपॉक चल रहा है जिसमें हम लोग रहते हैं, तो उसमें क्लाइमेट एनोमलीज की बात की जा रही है इस आर्टिकल में। इस आर्टिकल में हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, ये बहुत ही टेक्निकल आर्टिकल है, लेकिन दो चीज़ें ऐसी हैं जो आपको जाननी है, क्योंकि दोस्तों खासकर वो लोग जो ज्योग्राफी से ऑप्शनल से यूपीएससी दे रहे हैं, उनको ये दो चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में भी पूछ सकता है। और जब ऐसा पेपर आता है, जब टफ पेपर यूपीएससी बनाती है, तो कुछ वो ऐसे टर्म्स यूज़ करती है जिसके बारे में आपको कहीं कोई आइडिया नहीं होता है। तो वो टर्म्स वो कहाँ से ले आती है? वो यही जो द हिंदू के इन आर्टिकल्स से, डाउन टू अर्थ से, इन सब मैगजीन और न्यूज़पेपर्स में से ये आर्टिकल का चुनाव करती है यूपीएससी और क्वेश्चन पूछती है। तो आपको ये सारे जो टर्म्स है उनको याद रखने हैं, ध्यान में रखना है, ताकि एग्ज़ाम में अगर आए तो आप एज ले लें, जो कंपटीटिव एज होता है और लोगों से वो ले लें। ये नहीं तो फिर ये हिंदू पढ़ने का, हिंदू एनालिसिस देखने का कोई फ़ायदा नहीं। तो पेलियो प्रॉक्सी का यूज़ किया गया है दोस्तों। पेलियो प्रॉक्सीज क्या है दोस्तों? पेलियो मतलब कि पाषाण, पुराने युग के, मतलब पहले के समय के।
तो ये पेलियो प्रॉक्सी की बात ये कर रहा है इन द सेंस कि ये एक बायोलॉजिकल और केमिकल सिग्नेचर हैं जो टेम्परेचर, उस समय की टेम्परेचर को दर्शाते हैं, और ये दर्शाते हैं कि वो जो समय था वो वार्मर था कि कूलर था, एक स्पेसिफिक बेसलाइन टेम्परेचर के कंटेक्स्ट में। मतलब एक बेसलाइन टेम्परेचर ले लिया गया और फिर पुराने जो पुराना युग है 10,000 20,000 साल पहले, जब हम टेम्परेचर काउंट नहीं कर सकते थे, जब कोई मेजरमेंट टेक्निक नहीं थी, तो उस बेसलाइन टेम्परेचर के मद्देनज़र ये देखा जाता है कि वो उस समय का टेम्परेचर कम था कि ज़्यादा था। इसी को हम कहते हैं पेलियो प्रॉक्सीज। इसको प्रॉक्सी क्यों कहते हैं दोस्तों? प्रॉक्सी इसलिए कहते हैं क्योंकि हम एग्जैक्ट टेम्परेचर उस समय का मेजर नहीं कर सकते, तो इसीलिए हम लोग एक एस्टिमेटेड टेम्परेचर की बात करते हैं जिसे हम प्रॉक्सी बोलते हैं। अब ये स्पेसिफिक बेसलाइन टेम्परेचर क्या है दोस्तों? स्पेसिफिक बेसलाइन टेम्परेचर सिंपल जो टेम्परेचर हम आज यूज़ करते हैं अपने अपने क्लाइमेट को के वार्मनेस या कूलनेस को डिटरमाइन करने के लिए, उसी को हम स्पेसिफिक बेसलाइन टेम्परेचर कहते हैं। और प्रॉक्सी जैसा कि मैंने आपको बताया क्यों कहते हैं, क्योंकि डायरेक्टली तो मेजर कर नहीं सकते टेम्परेचर को, तो इसीलिए हम जो फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल प्रोसेस थे जो ये बताते हैं कि उस समय क्या टेम्परेचर रहा होगा, उसको उसको हम देख के ये बेसलाइन टेम्परेचर के हिसाब से अंदाज़ा लगाते हैं कि उस समय क्या कैसा टेम्परेचर रहा होगा और उस समय का क्लाइमेट जो है वार्मर रहा होगा कि ठंडा रहा होगा। तो ये था दोस्तों पेलियो प्रॉक्सी और स्पेसिफिक बेसलाइन टेम्परेचर के बारे में मैंने आपको बताया। इसको आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं, इसको आप अपने डायरी या अपने नोट्स में कहीं नोट कर सकते हैं, जो कि एग्जाम टाइम पे आपको रिवीजन करने में हेल्प करेगी। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों देखिए यूएपीए की बात की जा रही है यहाँ, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। तो इसमें गवर्नमेंट को असीम पावर देती है ये, जिसके दुरुपयोग का पूरे चांसेस हो सकते हैं। इसी की बात ये आर्टिकल कर रहा है। तो हम यूएपीए एक्ट के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। ये 1967 में दोस्तों इसको इनेक्ट किया गया था इंदिरा गांधी के गवर्नमेंट में, और तब से लेके अभी तक 2019 तक ही कम से कम आधा दर्जन अमेंडमेंट इसमें हो चुके हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं दोस्तों कि ये एक्ट कितना कंट्रोवर्शियल रहा है, इसमें इतनी अमेंडमेंट्स की ज़रूरत पड़ी है। अब कुछ प्रोविजंस देख लेते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस। सेक्शन 15 जो है इसका दोस्तों एक्ट का बताता है कि सेंटर को अथॉरिटी है किसी भी व्यक्ति को टेररिस्ट डेजिग्नेट करने की। तो ये दोस्तों एक खतरनाक सेक्शन है इसमें। सेक्शन 22A बताता है कि कोई भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन जिसको पाया जाएगा किसी भी इलीगल टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में, उस एक्टिविटी के लिए उस कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को लायबल किया जाएगा और उसको पनिश किया जाएगा। और दोस्तों ये एक्ट इनेबल करता है कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का कोई भी इंस्पेक्टर रैंक का ऑफिसर जो है वो किसी भी टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट कर सकता है, अनलॉफुल एक्टिविटी में इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट कर सकता है। और ये कैसे इन्वेस्टिगेट करेगा, ये चैप्टर 4 और चैप्टर 6 में प्रोवाइड किया गया है इस एक्ट के। और अगर किसी भी व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति जिसको टेररिस्ट आइडेंटिफाई किया गया है और उसको ये लगता है कि उसके अगेंस्ट स्ट्राइजेंट लॉ यूज़ किए जा सकते हैं, तो वो होम मिनिस्ट्री में अपील फाइल कर सकता है, जिसका रिस्पांस होम मिनिस्ट्री 45 दिन के अंदर देगी। और दोस्तों एक्ट में टेररिस्ट का डेफिनेशन भी दिया हुआ है, अलग अलग शेड्यूल हैं जो टेररिस्ट को डिफाइन करते हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ मानी जाएगी। सेक्शन 4 और 5 में दोस्तों ट्राइब्यूनल्स की बात की गई है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट एक ट्राइब्यूनल इस्टेब्लिश करेगी जिसका नाम होगा अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन ट्राइब्यूनल, और उसमें एक पर्सन होगा जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट चूज़ करेगी। और इस ट्राइब्यूनल के पास सिविल कोर्ट्स की सारी पावर होंगी, और जो सिविल कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के हिसाब से ये ट्राइब्यूनल एक्ट करेगी, और इस ट्राइब्यूनल के सारे एक्सपेंसेस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से लिए जाएंगे। तो दोस्तों ये था यूएपीए। अब देख लेते हैं कि इसके साथ इश्यूज़ क्या है। दोस्तों सबसे बड़ा इशू ये है कि ये थॉट्स को भी क्रिमिनलाइज कर देता है। मतलब अगर आप कहीं आपने कोई पोस्ट शेयर किया और गवर्नमेंट को ये लगता है कि ये टेररिस्ट थॉट है, मतलब ये इस थॉट से आप बाद में टेररिस्ट जाके बन सकते हैं, तो ये यूएपीए के अंडर आ जाएगा और आप इस पर अरेस्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप अरेस्ट हो जाएंगे तो क्या होगा, ये आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन होगा, क्योंकि आप तो एक्सप्रेस कर रहे हैं व्यूज़। हो सकता है वो व्यूज़ जो आप एक्सप्रेस कर रहे हो वो गलत हों, और हो सकता है थोड़े एक्सट्रीमिस्ट व्यू हों, लेकिन अगर उस पर आपको टेररिस्ट लेबल कर दिया जाएगा तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। और 180 दिन तक आपको कस्टडी में रखा जा सकता है विदाउट एनी चार्जशीट बीइंग फाइल्ड। ये हाईली डिस्क्रिशनरी है दोस्तों, आप देख सकते हैं इसमें गवर्नमेंट को बहुत डिस्क्रिशनरी पावर है, वो किसी को भी टेररिस्ट ये डिक्लेयर कर सकते हैं और उसके ऊपर
कार्रवाई कर सकते हैं। और ये डिसेंट को हिंडर करता है, मतलब कि अगर आपने गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई भी प्ले कार्ड छाप दिया, पोस्ट डाल दिया या कुछ भी इस तरह की चीज़ें कर दी, तो इससे चांसेस बन सकते हैं कि आपके ऊपर अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट लगाया जा सके, आपके एक्ट को इलीगल बताया जा सके और उस पर आपको परेशान किया जा सकता है। और दोस्तों इसमें पार्लियामेंट्री पावर्स की बात कही जा रही है कि भैया इसमें इशू ये है कि पार्लियामेंट को ऐसे कौन से सर्कमस्टेंसेस हैं जिसमें टेररिस्ट एक व्यक्ति को क्लासिफाई किया जा सकता है, ये पावर पार्लियामेंट के पास है ये बनाने का। तो क्या ये पावर पार्लियामेंट का एब्सोल्यूट पावर है? क्या इस पर कोई चेक्स नहीं लगाया जा सकता? दोस्तों ये रिस्ट्रिक्ट करता है फ्रीडम को, जैसा कि मैंने आपको बताया है। इसमें आपकी फ्रीडम खतरे में है। और बेल प्रोविजंस दोस्तों बहुत ही स्ट्राइजेंट हैं। इसमें आपको बेल इसमें आसानी से किसी भी व्यक्ति को जो इस एक्ट में है उसको नहीं मिल सकती है आसानी से, और उसके लिए उसको काफ़ी लीगल प्रोसीजर्स से गुजरना पड़ेगा। और इसके यूज़ में भी दोस्तों बहुत शार्प राइज आया है। स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट गाहे बगाए डिसेंट को क्रश करने के लिए ये जो एक्ट है लोगों पे लगाती रही हैं, इसीलिए ये इशू हाईलाइट हुआ है आज के दिनों में। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। अब हम दोस्तों पेन मॉन्यूमेंट प्रोजेक्ट की बात करते हैं कि जो बहुत सारे लिटिगेशंस फाइल हुए हैं इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट। तो ये प्रोजेक्ट क्या है, लिटिगेशन क्यों फाइल हुए हैं, ये सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। दोस्तों पेन मॉन्यूमेंट प्रोजेक्ट जो है वो तमिलनाडु में एक मॉन्यूमेंट का प्रोजेक्ट है, जो कि उनके तमिलनाडु के जो लेट डीएमके लीडर थे TNM करुणानिधि, उनके याद में एक टावर बनाया जाएगा। इसी को हम कहते हैं पेन मॉन्यूमेंट। और जो तमिलनाडु के लोग हैं उनको कालेनगार कहते थे, क्योंकि जो डीएमके साहब जो करुणानिधि साहब थे वो तमिल लिटरेचर के बहुत ही बड़े जानकार थे। अब ये देखिए जो मॉन्यूमेंट है ये बहुत सारे इन्वायरमेंटलिस्ट द्वारा अपोज किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इनको लगता है कि ये जिस एरिया में बनाया जा रहा है वहाँ के फ्लोरा और फौना को, कोरल रीफ्स को, ऑलिव रिडली टर्टल्स को, सी ग्रासेस को बहुत इफेक्ट करेगा। बनाया कहाँ जा रहा है दोस्तों? ये मरीना बीच पे बनाया जा रहा है चेन्नई में, जो कि एक बहुत ही सबसे बड़ा बीच है इंडिया का। लेकिन जो तमिलनाडु पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसने इसको गो अहेड दे दिया है, और उसने जो भी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट स्टडीज़ की है उसके हिसाब से उसने बताया है कि भैया बीच के इन्वायरमेंट को कोई खतरा नहीं है। और दोस्तों ये कोस्टल रेगुलेशन जोन के अंदर आता है, और कोस्टल रेगुलेशन जोन के नोटिफिकेशन के हिसाब से सेक्शन 4 है कोस्टल रेगुलेशन जोन का, उसके हिसाब से इसको इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेने की ज़रूरत है, जो कि यहाँ की जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो दे चुकी है। लेकिन अभी भी इशू है, क्योंकि वहाँ के जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि भले इसको इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट से इसको गो अहेड मिल गया है, लेकिन वहाँ ये जो प्रोजेक्ट है वहाँ के फ्लोरा और फौना को काफ़ी नुकसान पहुँचाएगा, इसलिए एक बार और इसमें हस्तक्षेप की ज़रूरत है। लोग कोर्ट पहुँच गए थे इसमें, तो कोर्ट ने लेकिन हस्तक्षेप करने से मना कर दिया। चलिए दोस्तों अब हम फिर से अपने प्यारे पड़ोसी की बात कर लेते हैं। देखिए भैया कहावत है, रस्सी चल गई लेकिन बल नहीं गया। अभी हम जो शहबाज शरीफ है वहाँ के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के, वो कह रहे हैं कि भैया हम इंडिया से बात करने को तैयार हैं, लेकिन इसके लिए हमारी कंडीशंस हैं कि इंडिया जो है वो सीरियस इशूज़ पे बैठ के हमसे बात करे। कौन से सीरियस इशूज़? कश्मीर। अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि भैया कश्मीर तो हम बात करने से रहे, अब हम कश्मीर में जो POK है उसको लेने की सोच रहे हैं। बात तो छोड़ो यार, हम लेने की सोच रहे हैं। और आप जो ये कह रहे हैं कि इंडिया से हम बात करने को तैयार है लेकिन एक शर्त है, तो इनको ये बता दिया जाए कि आप शर्त रखने की कंडीशन में इस समय किसी से नहीं है। आप मालदीव से भी शर्त नहीं रख सकते इस समय, ये कंडीशन है आपकी। आपका कंट्री डिफ़ॉल्ट हो चुका है, सिविल वॉर चल रहा है, बॉर्डर पे अफ़गानिस्तान की तालिबानी डिस्पेंसेशन के जो आतंकवादी हैं वो हमला कर रहे हैं। तो आप अपने देश को पहले संभाल लें, जो कि आपसे संभल नहीं रहा, फिर आप इंडिया की बात करें। और टॉक्स करने की कोई प्री कंडीशन नहीं है, वो जब इंडिया चाहेगी तब करेगी आपसे। लेकिन आपकी जो एक्टिविटीज़ है, हरकतें हैं, उससे ऐसा लगता नहीं कि आप इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन में कोई भी ब्रेक थ्रू करने के लिए सीरियस हैं। और हमारे जो NSA है अजीत डोवाल ने एक समय में कहा था कि पाकिस्तान विल डाई इट्स ओन डेथ, मतलब पाकिस्तान जो हरकतें कर रहा है उससे वो खुद ही विखंडित डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, इंडिया को उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है।
तो इनकी ये सारी बातें बहुत खोखली लगती हैं दोस्तों, इसीलिए मैंने इसको आज इसमें एनालिसिस में डाल दिया है। चलिए दोस्तों, अब एस्पर्टेम की बात करते हैं दोस्तों। अब आप सोचेंगे एस्पर्टेम क्या है दोस्तों। एस्पर्टेम की हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने इसको क्यों डाला ये बता दूं कि WHO ने ये एस्पर्टेम जो खाद्य पदार्थ है उसको पॉसिबली कैर्सिनोजेनिक माना है, कि मतलब इससे कैंसर हो सकता है। लेकिन अलग अलग देशों की जो मेडिकल बॉडीज़ हैं, जैसे इंडिया की ICMR, उसने ये देखा है कि ऐसी कोई बात इसमें अभी तक नहीं पता चली है जिससे एस्पर्टेम को कैंसर कॉजिंग माना जाए। अब देखिए दोस्तों, एस्पर्टेम क्या है। एस्पर्टेम दोस्तों एक शुगर एडिटिव होता है, एक मतलब एक शुगर एडिटिव होता है जो कि टेस्ट को बढ़ाने के लिए हमारे फूड और बेवरेजेस में ऐड किया जाता है, जैसे कि डाइट, सॉफ्ट ड्रिंक्स, च्युइंग गम, ब्रेकफास्ट सीरियल्स। तो इसमें आप देख सकते हैं इसका कितना व्यापक यूज़ है। अगर ये च्युइंग गम, सॉफ्ट ड्रिंक्स और ब्रेकफास्ट सीरियल्स में डाला जाता है तो ये बहुत लोग इसको बहुत बड़े स्केल पे यूज़ कर रहे हैं। तो IACR ने देखा कि भैया सेफ कंजम्पशन लेवल जो है वो इसके असेसमेंट में नहीं लिया गया है, और एक जॉइंट ऑर्गेनाइजेशन एक्सपर्ट कमेटी ऑन फूड एडिटिव्स एंड जो भी नेशनल रेगुलेटर्स हैं अलग अलग देशों के, उन्होंने देखा कि अभी तक कुछ ऐसा पता नहीं चल पाया है जिससे ये पता चले कि ये कार्सिनोजेनिक है। इसीलिए कहीं भी इसको बैन वैन करने की बात नहीं की जा रही है। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के और एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों, क्या क्या है। सुक्रालोज है, सेरेचिन है, स्टीवा है, नियोटेम है। ये सारे भी जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं जो कि खाद्य पदार्थों में डाले जाते हैं, फूड्स में जो रेडीमेड फूड्स हैं उसमें डाले जाते हैं टेस्ट बढ़ाने के लिए। तो अभी तक WHO तो कह रही है कि ये कार्सिनोजेनिक हो सकते हैं। उसने ये नहीं कहा कि हो हैं, उसने कहा है कि ये कार्सिनोजेनिक एस्पर्टेम हो सकते हैं। लेकिन जो लोकल गवर्नमेंट है, वहाँ की जो मेडिकल और जो फूड जांच करने वाली जो एजेंसीज हैं, वो कह रही हैं कि अभी उन्हें कोई ऐसा प्रूफ नहीं मिला है कि जिससे वो ये बता सकें कि ज़्यादा मात्रा में एस्पर्टेम यूज़ करने पे कार्सिनोजेनिक ये होंगे। तो इसी पे दोस्तों एक गतिरोध चल रहा है, जिसके चर्चा इस आर्टिकल में की गई है। तो आर्टिकल तो बहुत बड़ा है, बहुत टेक्निकल है, लेकिन एस्पर्टेम क्या है ये आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये था आज का द हिंदू एनालिसिस। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।